गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक असाइनमेंट सोल्व करेंगे सॉल्यूशन यूनिट का। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो आप जानते होंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में बताया था। कोई सॉल्यूशन है और बाइनरी सॉल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट हैं ए और बी। ए और बी कंपोनेंट जो ए है इसके मोल है एन ए, बी है इसके मोल है एन बी। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन may be defined as the ratio of mole of one component to the total mole। अब दूसरे का अगर करना है आपको तो क्या हो जाएगा, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। क्लियर। तो ये फर्स्ट का मोल फ्रैक्शन हो गया, ये सेकंड का हो गया। टोटल क्या होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो फर्स्ट था क्वेश्चन वो मोल फ्रैक्शन था। यहाँ पर मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ये क्वेश्चन है, उसके बाद में आपका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर दूंगा और असाइनमेंट आपका डाल दूंगा विद सॉल्यूशन। आप उनको ध्यान से करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हर साल जब से आपका सॉल्यूशन यूनिट +2 में आया है तब से आज तक हर साल इन 20-25 क्वेश्चन में से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आपको ये मैं 1 बाय 1 बता रहा हूँ, बिल्कुल सीरियस लेना इन क्वेश्चंस को। क्लियर। आज का फिर सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड है सिमिलरिटी बिटवीन रोल्स लॉ एंड हेनरी लॉ। हेनरी लॉ और रोल्स लॉ के बीच में सिमिलरिटी बतानी है। तो सबको पता है रोल्स लॉ क्या था, रोल्स लॉ था पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए। हेनरी लॉ क्या था, पी ए जो भी प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली होता है। तो रोल्स लॉ में तो ये पी नोट ए कॉन्स्टेंट है। क्लियर। और हेनरी लॉ के अंदर ये के एच कॉन्स्टेंट है। तो दोनों के अंदर जो प्रेशर था ये किसके डायरेक्टली आ रहा है, मोल फ्रैक्शन के। तो दोनों के बीच का सिमिलरिटी बताना था। सिमिलरिटी क्या हुआ, दोनों का सिमिलरिटी ये हुआ कि दोनों का जो प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली होता है। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है अब आपका। क्वेश्चन थर्ड है 0.1 मोलल सॉल्यूशन है ग्लूकोज और दूसरा है KCl पोटासियम क्लोराइड, विच हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। क्लियर। यानी 0.1 मोलल ग्लूकोज है और KCl है। तो ग्लूकोज और KCl में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो आपको पता है जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या आपका होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पता है कि आपका जो ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये डू नॉट डिसोशिएट। KCl जो आपका होता है ये डिसोशिएट हो जाएगा, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो इसमें आयटा आपका 2 है और इसमें आयटा नहीं है। तो जिसमें जितना ज़्यादा आयटा होगा, ट्रिक ये है, जिसमें जितना ज़्यादा वॉन्ट ऑफ फैक्टर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसके अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट की। तो ग्लूकोज में आयटा नहीं, एक 0 है, इसमें 2 है। तो जिसका ज़्यादा आयटा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4। क्वेश्चन 4 है आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन देखो, इससे ही मतलब समझो आप। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। क्या सेम,
ऑस्मोटिक प्रेशर से। कोई दो सॉल्यूशन हैं ए और बी, ये मान लो आपने मिक्स कर लिए हैं ए और बी, तो वो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर दोनों का सेम है तो हम उनको क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार जो मैं बता रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन आप देखोगे बोर्ड में बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है सारे। ये कह रहा है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये मोलर मास कैलकुलेट करने के काम में आता है। वैसे तो सभी आते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर भी, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी, लेकिन जो आपके पास ये है, क्या नाम है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये पॉलीमर का मोलर मास कैलकुलेट कर लेता है। किसका कर लेता है, पॉलीमर का। तो क्यों कर लेता है, नंबर 1, यहाँ मोलरिटी यूज्ड होती है, नॉट मोललिटी। पहला पॉइंट तो ये रीज़न है, मोलरिटी यूज होती है तो वॉल्यूम वगैरह यूज होती है, मोललिटी यूज नहीं होती। ठीक है। और दूसरा, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो लार्ज होता है फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब कि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनके कंपैरिजन में इसका मैग्नीट्यूड जो होता है चेक करने का वो ज़्यादा होता है। पहला तो क्या बोलोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से हम पॉलीमर का मोलर मास कैलकुलेट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मोलरिटी, एक तो मोलरिटी यूज होता है इंस्टेड ऑफ मोललिटी, दूसरा इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, लार्ज होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कह रहा है क्या मोलरिटी, ये हो चुका था आपका, क्या मोलरिटी टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है। तो आपको पता है मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी आपका होता है मास, मोलर मास 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो आपको पता है वॉल्यूम जो होती है वो और टेम्परेचर के बीच में क्या होता है, वी और टी के बीच में चेंजमेंट होता है। अगर वॉल्यूम टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होती है तो आपकी मोलरिटी भी चेंज होगी। क्लियर। इसके बाद आपका चलता है 7th क्वेश्चन। जो 7th क्वेश्चन है वो ये है, ये कह रहा है कि मोलरिटी और मोललिटी जो आपका होता है, मोलरिटी और मोललिटी, तो इसके अंदर किसी भी सॉल्यूशन के हैंडलिंग में कौन सा बेटर होता है, इन सॉल्यूशन विच इज बेटर, इनमें से कौन बेटर होता है। इनमें मोललिटी और मोलरिटी में जो सबसे बेटर होता है मोललिटी, क्योंकि मोललिटी आपका होता है मास, मोलर मास 1000 डिवाइडेड बाई 111, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। और मोलरिटी जो आपका होता है वो होता है मास, मोलर मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, बट वॉल्यूम चेंज होती है। तो इनमें तो कुछ भी चेंज नहीं होता है, तो इसको तो आप आसानी से जो भी वैल्यू कैलकुलेट करोगे सेम आएगी। इसमें वॉल्यूम चेंज होती है तो ये वैल्यू चेंज होगी, इसलिए इसको हैंडल करना इसके कंपैरिजन में मुश्किल है। इसलिए मोलरिटी और मोललिटी में मोललिटी ज़्यादा बेटर होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हैंडल करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी टर्म यूज होती हैं वो सारी की सारी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, और इसमें वॉल्यूम टेम्परेचर के अनुसार चेंज होती है। अगला है 8वां जो क्वेश्चन है वो ये है, वेपर प्रेशर of solution of vapor pressure of solution of vapor pressure of solution of glucose lower than water। ये कह रहा है वेपर प्रेशर जो आपका ग्लूकोज का, एक तो देखो ये सिंपल सा है, ऐसे बनाओ, एक तो है ग्लूकोज प्लस वाटर और एक है ओनली वाटर। तो ये कहता है इसका वेपर प्रेशर लेस क्यों होता है। क्वेश्चन ये है ग्लूकोज, तो आपको ऐसे बताना है
इसमें जो वाटर वेपर ये सब वेपर में चले जाएंगे, लेकिन इसमें जब ये दोनों मिक्स होते हैं ग्लूकोज इस वाटर के साथ, तो ग्लूकोज के पार्टिकल्स वाटर के साथ क्या एक बॉन्ड बना लेते हैं और इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? वाटर की वेपर में जाने की, एस्केप करने की टेंडेंसी कम हो जाती। क्यों? क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स इस ग्लूकोज के साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं, इसलिए ये कम वेपर में जाएंगे, ये ज़्यादा में जाएंगे। जहाँ ज़्यादा वेपर में जाएगा तो वहाँ पे वेपर प्रेशर भी आपका ज़्यादा होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ये है, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कोई भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो क्या होगा? डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल सा था ये क्वेश्चन। तो अब कह रहा है कि 10वां क्वेश्चन ये है, विच लिक्विड फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, कौन से लिक्विड आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं? वो लिक्विड आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं जो सेम स्ट्रक्चर और पोलैरिटी के हों। जैसे आपके पास HCl है, HCl है, दोनों की पोलैरिटी सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन है 11। अंडर व्हाट क्वेश्चन है, नॉन आइडियल, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है ये दो डेविएशन दिखाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव कब दिखाता है? इसके लिए, नेगेटिव के लिए कंडीशन पूछिए, किस कंडीशन पे वो नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। तो क्या बताया था, जो न्यू इंटरेक्शन बनती है इनके बीच में वो स्ट्रोंगर होनी चाहिए। ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन, ए के बीच में इंटरेक्शन, बी के बीच में इंटरेक्शन, तो न्यू इंटरेक्शन जो फॉर्मेशन होती है वो क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए ए और बी से, तो होगा नेगेटिव। और पॉजिटिव में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में हो जाएगा अगर ए बी के बीच की इंटरेक्शन लेस देन हो ए और बी के बीच की इंटरेक्शन की। क्लियर? अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, जो 12 है वो है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप क्या होता है? ये होता है वो सॉल्यूशन जो बॉयल हो एट हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईच कंपोनेंट। इसको समझने के लिए ये है, मान लो 68% HNO3 आपने मिक्स किया है प्लस 32% वाटर, ये एक सॉल्यूशन बनाया। तो क्या कह रहा है, ये जो ईच कंपोनेंट है, एक तो HNO3 हो गया, एक H2O हो गया, तो क्या कहोगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप ये कब कहलाएगा? जो बॉयल हो हायर टेम्परेचर पे। इसका अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का जैसे 100 होता है, इसका अपना खुद का फिक्स होता है। इन दोनों मिक्स करने के बाद जो बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों का होगा वो इसके और इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा, तो हम बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। ऐसे ही मिनिमम में कम होता है, याद रखोगे। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स आर दोज हुज बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन ईच कंपोनेंट फॉर्म द सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, 68% HNO3 32% वाटर मिलाया, तो इसका अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका इतना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। जब दोनों को मिक्स किया तो जो बॉइलिंग पॉइंट मिक्स करने के बाद आया वो इससे दोनों से ज़्यादा आया, इसलिए हम उसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है 13 क्वेश्चन क्या कहता है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ये क्या होता है? मोल जैसे KB और KF, इसकी डेफिनेशन बतानी है। इसकी डेफिनेशन होती है व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल solute is dissolved in 1000 ग्राम ऑफ solvent।
इसका मतलब ये होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि 1 मोल ऑफ नॉन, देखो वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या होता है, ऐसा सोल्यूट जिसका अपना खुद का कोई वेपर प्रेशर ना हो। मींस अगर आपके पास ये लिक्विड है, इसमें आपने कोई NaCl डाल दिया, NaCl क्या होता है सॉलिड, तो आप जो ये NaCl सॉलिड होता है इसका अपना कोई भी बॉइलिंग पॉइंट सॉरी वेपर प्रेशर नहीं होता, तो ये इसको हम बोलेंगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जो वेपर प्रेशर होता है वो सिर्फ सॉल्वेंट का होता है। तो उस कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप कोई सॉलिड किसी लिक्विड में मिक्स करते हैं तो जो वेपर सॉलिड और लिक्विड के बीच में एक इंटरेक्शन हो जाता है, और ये वेपर में जाता नहीं है सॉलिड, जाता है लिक्विड, तो लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर होता है सॉलिड का नहीं। तो ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड जब हम 1 मोल डालते हैं 1000 ग्राम क्या है सॉल्वेंट, तो जब हम 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर 1 मोल यानी किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड का डालते हैं तो वो जो आपके पास कांस्टेंट होता है उसको मोलर कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर। 14वां जो क्वेश्चन है 13 में तो केबी के बारे में पूछा है, 14 में केएफ, वो आपको खुद करना है। अब मैं 15 क्वेश्चन बताता हूँ। 15 क्वेश्चन ये कहता है एंटी फ्रीज क्या होता है। एंटी फ्रीज जैसे कोल्ड कंट्री में जब हम गाड़ी लेके जाते हैं तो वो गाड़ी का टेम्परेचर जो है जो उनका आपका वो होता है पेट्रोल डीजल होता है वो जम सकता है। सिमिलरली जो रेडिएटर होता है, रेडिएटर के अंदर यूज होता है वाटर। आपने देखा होगा गाड़ी के अंदर हम पानी डालते हैं तो कोल्ड कंट्री में तो ये जल्दी से जम जाएगा, तो इसको जमने से बचाने के लिए हम वाटर के अंदर कुछ मिक्स करते हैं, और जो मिक्स करते हैं उसको हम क्या कहते हैं एंटी फ्रीज। जैसे मैं ग्लाइकोल मिक्स करता हूँ, जैसे ग्लाइकोल मिक्स करते हैं, जैसे आप अगर जैसे अपने लेह लद्दाख में जो गाड़ियाँ चलती हैं उसमें वाटर के अंदर ग्लाइकोल मिला के चलते नहीं, तो क्या होगा जो गाड़ी के अंदर रेडिएटर में वाटर यूज हो रहा होता है वो जम जाएगा। तो उसको जमने से रोकने के लिए जो हम कुछ भी डालते हैं उसको हम क्या कहते हैं एंटी फ्रीज। क्या कहते हैं उसको एंटी फ्रीज। तो ये सब्सटेंस सच एज इथाइलिन ग्लाइकोल एडेड इन वाटर लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। जब हम इस ग्लाइकोल को वाटर में डाल देते हैं तो वाटर अब 0 पे नहीं जमेगा, वो कम पे जमेगा। तो इस तरह कम पे जमना ही यही प्रोसेस क्या कहलाता है आपका एंटी फ्रीज। समझ में आया। ए सब्सटेंस सच एज ग्लाइकोल एडिड टू वाटर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये दोनों मिक्स करने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया आपका, फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे एंटी फ्रीज। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है आपका 16 है डी आइसिंग एजेंट क्या होता है। डी आइसिंग एजेंट वर्ड में सोचो डी आइसिंग एजेंट। जैसे हम NaCl यूज करते हैं वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर करने के लिए, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करने के लिए लोअर करने के लिए क्या करता है, जिससे ये NaCl वाटर के ऊपर जब हम डाल देते हैं तो ये उसके फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर देता है, उसी को डी आइसिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे रोड्स जो होते हैं उन पे अगर जब बर्फ़ गिर जाती है तो हम उसके ऊपर क्या डालते हैं NaCl। क्लियर। तो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर देगा जिसकी वजह से बर्फ़ आसानी से साफ़ हो सकती है। तो क्या जवाब दोगे, कॉमन साल्ट जो आपका होता है NaCl, इसको हम डी आइसिंग एजेंट कहते हैं। ये क्या करता है, ये वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को लो कर देता है, लो कर देता है तो वो आइस में फॉर्म नहीं होता। क्या काम आता है, रोड से बर्फ़ को साफ करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं डी आइसिंग एजेंट। क्लियर। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनता है वो है 17 है, वो कह रहा है कि ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है कि 1 मोलर KCl और 1 मोलर यूरिया मतलब NH2CO NH2, इनमें से किसका ओस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। तो मैं क्लियर बता देता हूँ, जो भी आपका इस तरह से आए, अगर आयनिक कंपाउंड होता है तो उससे आप आइटा निकालोगे तो इसको KCl तो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव टूटेगा, तो यहाँ पर आइटा बनेगा आपका 2, और ये आपका टूटेगा ही नहीं तो यहाँ पर रहेगा 0। तो आइटा अगर 2 होता है इसका और इसका एक भी नहीं होता, तो इसका 2 होता है तो इसका मतलब ये आयन में डिसोशिएट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर इसका ज़्यादा होगा। तो जिसका जितना ज़्यादा आइटा उसका उतना ज़्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका था, ये दोबारा से सुन लो। क्लियर। अब अगला आपका होता है
ये क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो ये कह रहा है कि डाइमराइजेशन क्या होता है। जैसे ये दे दिया डाइमर, मैं उसमें बताया था डाइमर का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब दो, तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो एक कंपोनेंट बन जाएगा। तो आइटा किसके बराबर होगा, इधर कितना है 1, इधर कितना है 2, तो 1/2। जो ये 1/2 की वैल्यू है, ये 1/2 जो है 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसोसिएशन। क्या बोलेंगे इसको हम, एसोसिएशन। क्लियर। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है 19। वो कह रहा है K2SO4 जो होता है इसके लिए आप आइटा कैलकुलेट करके दिखाओ। तो ये कैसे हो जाएगा, 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो आइटा क्या होता है, जैसे ये गिन लो 2 और यहाँ 1 3 और इधर कितना है 1, तो आइटा की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3। क्लियर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में ये क्वेश्चन रिपीट है। ग्लाइकोल कह रहा है कि ग्लाइकोल और वाटर को हम कोल्ड कंट्री के अंदर जो गाड़ियाँ यूज़ करते हैं उसमें रेडिएटर के तौर पे यूज़ क्यों करते हैं। कहोगे कि जो ग्लाइकोल होता है वाटर में मिक्स होने के बाद उसके फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर देता है। क्या कर देता है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर। ठीक है, ये हो चुका था क्वेश्चन। ये दोबारा है 21। ये कह रहा है जो वाटर में रहने वाले जो जीव होते हैं ना वो कहते हैं कोल्ड और दूसरा है हॉट। तो कोल्ड वाटर में और हॉट वाटर जो होता है उसमें कोल्ड में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और इसमें लेस कंफर्टेबल, यानी कि ठंडे पानी में जीव ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं, हॉट में कम रहते हैं। रीज़न, कोल्ड में ज़्यादा और हॉट में कम। सोच के देखो एक चीज़, रीज़न क्या होता है कि जो आपके पास सोलिबिलिटी होती है ना ऑक्सीजन की, सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज, जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। मतलब जैसे आपका टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर क्या होता है कम, तो सोलिबिलिटी बढ़ती है। तो आप बताओ ठंडे पानी का टेम्परेचर कम होगा या गर्म का, ठंडे का, तो आपका कोल्ड जो है इसका टेम्परेचर लेस है, हॉट का टेम्परेचर क्या है ज़्यादा। तो इसमें ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी और इसमें ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी कम होगी। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी होगी तो जीवों को तो पानी के अंदर क्या चाहिए, ऑक्सीजन, तो उसकी उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। इस तरह से उनकी ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा रहेगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो उसमें ज़्यादा अपने आप को सेफ फील करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है 22। ये कह रहा है जो आपके पास अमोनियम क्लोराइड होता है ना NH4Cl, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन दिखाता है। कौन सी रिएक्शन है, NH एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन दिखाता है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, हीट रिक्वायर तो होगी। देखो भाई, क्योंकि NH4Cl जब आप इसको तोड़ना चाहोगे तो NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा, आयन में टूट रहा है और ये आयन फ्री होगी तो एंट्रोपी जो है इसकी, एंट्रोपी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब आपका एंट्रोपी इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब डेल्टा H माइनस T डेल्टा S आपका होता है डेल्टा G के, तो ये इंक्रीज हो गई। तो हम इसको ऐसे निकाल लेंगे, इससे हमारा डेल्टा G क्या आ जाएगा, नेगेटिव। डेल्टा G नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये आयन से ये हर डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब इनकी एंट्रोपी बढ़ गई। एंट्रोपी बढ़ गई तो डेल्टा S क्या होता है आपका, एक प्रकार से पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जा रही है, नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये दिखा रहा है कि ये पार्टिकल्स फ्री हैं और ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है, और इनको तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। अब जो इसका लास्ट क्वेश्चन है तो वो आपका 23rd क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ पोटाशियम आयोडाइड मीन्स Ki का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है जब उसके अंदर हम HgI2 मिक्स कर देते हैं। क्वेश्चन ये है कि पोटाशियम आयोडाइड एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जब आप HgI2 मतलब इसका होता है मर्क्यूरिक आयोडाइड, क्वेश्चन यही है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, मर्क्यूरिक आयोडाइड और ये क्या था, पोटाशियम आयोडाइड।
पोटाशियम आयोडाइड में मर्क्यूरिक आयोडाइड डालते हो तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सिंपल सा है, इनकी रिएक्शन करके दिखा दो। ये बन जाता है K2HgI4। ये इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब जो ये Ki था इसके साथ जुड़ने के बाद इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हुए हैं, Ki के नंबर ऑफ मोल्स हुए हैं डिक्रीज। तो डिक्रीज हुए हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स जब इसके डिक्रीज हो गए हैं तो इसका मतलब जो आपका डेल्टा TF जो है वो क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। तो डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट आपका डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब जो आपके पास सॉल्यूशन का था TF इज इक्वल टू TF0 प्लस डेल्टा TF, तो इसका मतलब ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है तो कम वैल्यू जुड़ेगी तो ये वैल्यू क्या हो रही है आपकी एक प्रकार से इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीज। सिंपल सा क्वेश्चन था। Ki और HgI2 को मिक्स करते हैं तो K2HgI4 बनता है। तो Ki यहाँ देख था सॉल्यूशन, तो यहाँ पर ये अलग हो गया है, एक कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म में हो गया है। तो कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म में होने के बाद में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो Ki के थे सॉल्यूशन में वो डिक्रीज हो गए, जिसकी वजह से डेल्टा TF क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया। तो डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट जो था, तो इसका रिजल्ट क्या निकला, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का था वो क्या हो गया, एक प्रकार से इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो आज ये आप 23 क्वेश्चन करोगे। टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से आज वीडियो अपलोड वैसे नहीं कर पाया मैंने, इसलिए आपके सामने इसकी जो ये वीडियो ये बना के डाल दी। इनको आप तैयार करो, नेक्स्ट कल आपकी जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो आपकी डाल दी जाएगी। इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, इसका मैं असाइनमेंट आपकी कॉपी में भी डाल रहा हूँ आपके नोट्स के तौर पे। ठीक है।